नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो जीएसएल को लेकर आ रही है, यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे उन्नत यानी कि सेकंड एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट पर काम करना शुरू कर दिया है। जीएसएल का लक्ष्य है कि 2026 में पहला युद्धपोत और उसके बाद पहले के 6 महीनों के बाद दूसरा युद्धपोत दिया जाएगा। आपको बता दें कि निर्माणाधीन जहाज रूस के यंतर शिपयार्ड के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कार्यक्रम के तहत स्वदेशी जहाज निर्माण प्रोग्राम का हिस्सा है। 2018 में भारत और रूस ने 4 प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स के संबंध में जहाज निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कि 2 फ्रिगेट्स यंतर शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं और 2 रूस के द्वारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके माध्यम से जीएसएल में बनाए जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, जीएसएल में जो जहाज बनाए जा रहे हैं, जो फ्रिगेट्स तैयार की जा रही हैं, उनका डिजाइन काफी चेंज है जो रूस में बनाए जा रहे हैं उन फ्रिगेट्स की तुलना में, क्योंकि इन जहाजों पर महत्वपूर्ण स्वदेशी सामग्री को फिट किया जा रहा है और इन दोनों जहाज के जो हल्स हैं उन्हें स्वदेशी स्टील से बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय और जीएसएल ने फरवरी 2019 में 2 जहाजों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। राफेल जेट्स के ऊपर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने कहा कि 2022 तक वायुसेना में सभी 36 राफेल विमानों को शामिल कर लिया जाएगा और अपने निर्धारित समय में ये फाइटर जेट्स भारत पहुंच जाएंगे। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने डुंगेल में वायुसेना अकादमी की कॉम्बैट ग्रेजुएशन परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। वहीं उन्होंने मिग-21 पर यानी कि मिग-21 बाइसन पर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिग-21 फाइटर जेट्स को चरणबद्ध तरीके से हटाने के संबंध में बातचीत चल रही है और अगले 2 से 3 सालों में इन्हें हटा दिया जाएगा। उनकी जगह पर हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को शामिल किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि विमानों को शामिल करने की योजना पहले से ही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि LCA की 4 स्क्वाड्रन्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं, उन्हें अगले 3.5 सालों में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि तेजी से बदल रही सुरक्षा चुनौतियों और पड़ोस और अन्य क्षेत्रों से बढ़ते जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के मद्देनजर भारत की वायुसेना अपनी तकनीक को तेज कर रही है और महत्वपूर्ण दौर से भी गुजर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे अभियानों के हर पहलू में तकनीकी और लड़ाकू शक्ति का जितना तेजी से समावेश अब हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। देश की उत्तरी सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच भारतीय नौसेना ने कहा है कि 2 प्रीडेटर यानी कि MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन हिंद महासागर के क्षेत्र में नेवी की निगरानी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और उनकी नजर से कुछ भी अछूता नहीं है। जहाजों पर भी इससे निगरानी की जा रही है। चीन के वॉरशिप और अन्य संदिग्ध जहाजों पर नजर रखने के लिए लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत ने अमेरिका से 2 ड्रोन लीज पर लिए थे। साथ ही नौसेना के वाइस चीफ एडमिरल अशोक कुमार जी ने कहा कि MQ-9 गार्डियन ड्रोन भारत की ताकत में एक बड़ा इजाफा है। इससे हमें समुद्री इलाके में निगरानी बढ़ाने में मदद मिली है। चीन की गतिविधियों के संबंध में उन्होंने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल संभावित विरोधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। साथ ही अशोक जी ने कहा कि ड्रोन की लॉन्ग इंड्योरेंस की ताकत हिंद महासागर के पूरे क्षेत्र के साथ साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के क्षेत्र पर भी निगरानी करने में मदद कर रही है। भारतीय नौसेना तीनों सेनाओं में से पहली सेना थी जिसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में लीज के ऑप्शन के तहत अमेरिकी फर्म से 2 ड्रोन प्राप्त हुए हैं और इन्हें दक्षिणी नौसेना बेस पर तैनात किया गया है। ये ड्रोन 35 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये संदिग्ध गतिविधि और जहाज पर मंडरा सकता है। भारत और 30 ड्रोन खरीदने वाला है जो कि हेलफायर मिसाइलों से लैस होंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी कर रही टीम टारगेट को गिरा भी सकती है। इस वक्त इस परियोजना पर रक्षा मंत्रालय के स्तर पर बातचीत हो रही है। इसके लिए भारी लागत के चलते सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने की अब जरूरत है। अगली अपडेट भी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारत और यूरोपीय संघ के तीनों देशों का 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास अदन की खाड़ी में शुरू हो गया, जिसका मकसद प्रमुख जल मार्गों में ऑपरेशनल संबंधी अंतर क्षमता में सुधार और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने कहा कि 4 नौसेनाओं के 5 युद्धपोत इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास यानी कि EUNAVFOR में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास के अलावा खोज और बचाव मिशन भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया के तट पर यूरोपीय संघ का समुद्री डकैतों के खिलाफ ये मिशन है। इसके अलावा इटली, स्पेन और फ्रांस के पोत भी नौसेना अभ्यास में शामिल हुए। फ्रांस ने अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिकन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए तैनात मिशन अभ्यास में भाग ले रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट भारत का चीन को जवाब देने को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से तनातनी बनी हुई है, इस बीच भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान को काफी मजबूत और आगे बढ़ा दिया है।
विपरीत मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भारत पिछले 1 साल से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में सड़कें, सुरंग और पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह की स्थिति से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जरूरत के हिसाब से सैनिकों को पहुंचाना। भारत भले ही बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चीन से पीछे है, लेकिन ड्रैगन के साथ अंतर को पाटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसलिए दोस्तों चीन भी काफी परेशान है। उसको ये दिख रहा है कि यार आज से पहले कभी भारत ने इस क्षेत्र में कभी भी कोई निर्माण कार्य नहीं किया, लेकिन पिछले 2-3 सालों से लगातार भारत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। तो ऐसे में चीन की टेंशन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। भारत सरकार का कहना है कि पिछले 7 सालों में सड़क परियोजनाओं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बीआरओ के बजट में 3 से 4 गुना वृद्धि की गई है। साल 2014 से अब तक बीआरओ ने 4800 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी भी अग्रिम मोर्चों पर भारत के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हो रखे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें से 10 अरुणाचल प्रदेश, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है, जिसके तहत भारत सरकार सीमाई क्षेत्रों पर संपूर्ण विकास पर अधिक जोर दे रही है। दोस्तों अभी भी भारत और चीन का हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देप्सांग जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ा हुआ है। इसके अलावा चीन ने LAC पर रोड सैनिकों को जुटाना, हेलीपैड का निर्माण और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी तैनात किया है। लेकिन अब जवाब मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है, इससे ऑब्वियस सी बात है बौखलाहट चीन के माथे पर जरूर है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत की यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ जाएगी और किसी भी तरीके से, जैसे कि 1962 में हुआ था कि भारत को ऐसे क्षेत्रों में पहुंचने के लिए 20-20, 30-30 यानी कि 40 दिन तक भी लग जाते थे, लेकिन अब वो जो दूरी है वो कुछ घंटों में तय हो जाएगी। तो यहाँ पर लग रहा है चीन को कि उसकी जो चालबाजी थी वो काम नहीं आ रही है। यहाँ भारत जवाब भी मुंह तोड़ तरीके से दे रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो श्रीलंका को लेकर आ रही है। दोस्तों चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी इस नीति को अंजाम देने के लिए अब वो पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का भी इस्तेमाल कर रहा है और वहां के बंदरगाह पर चीन की नेवी के कई प्रोजेक्ट भी उसने शुरू कर दिए हैं। चीन का इस तरह से श्रीलंका के बंदरगाहों पर कब्जा करना भारतीय नौसेना के लिए एक खतरे की घंटी है। इसलिए भारतीय नौसेना चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखी हुई है। एक इंटरव्यू में वाइस चीफ एडमिरल अशोक कुमार जी ने बताया कि भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कोई भी देश हम पर अचानक से कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीन की श्रीलंका में उपस्थिति का खतरा है या नहीं, तो ये बेहद मुश्किल सवाल है। लेकिन सच तो ये है कि जब कोई बाहरी आपके क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट दिखाने लगे तो ये खतरा हो सकता है। हमें इस पर करीबी से नजर रखने की जरूरत है। चीन को हाल ही में कोलंबो में एक पोर्ट मिला है। इससे पहले श्रीलंका ने चीन के हबनटोटा पोर्ट पर भी कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका की भी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि श्रीलंका ने जरूरत से ज्यादा कर्ज लिया, हबनटोटा उनको दे दिया। इसके अलावा दूसरे पोर्ट भी वो दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का भी हाल होने वाला है। हालांकि श्रीलंका का हाल जो भी हो, लेकिन इससे भारत की सुरक्षा को एक चुनौती मिल रही है, क्योंकि चीन वहां पर नेवल बेस बना रहा है, जो कि वहां पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वारी है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को लेकर। अमेरिका ने चीन और रूस से बढ़ते तनाव को देखते हुए भविष्य में होने वाले युद्धों की तैयारी शुरू कर दी है। अपने ही देश और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात करने का फैसला किया है। यूएस स्पेस एयरफोर्स यानी कि USSF ने ऐलान किया है कि वो अंतरिक्ष में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को एक्टिवेट करने के लिए काम कर रहा है। यह हथियार इतना खतरनाक होगा कि पलक झपकते ही किसी भी देश की सैटेलाइट्स को उड़ा देगा। इतना ही नहीं, इनमें से कई तो धरती के किसी भी कोने पर हमला करने में सक्षम होंगे। यूएस स्पेस एयरफोर्स के चीफ ने यह भी दावा किया है कि चीन और रूस भी अंतरिक्ष में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को तैनात कर रहे हैं। वे हथियार हमारे सैटेलाइट्स को अंधा, बाधित या फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट हथियार अमेरिकी सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। इनकी साइबर क्षमताएं हमारी ही सैटेलाइट्स को डोमेन तक हमारी पहुंच को बाधित कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भारत भी काम कर रहा है और भारत ने सफल एंटी सैटेलाइट मिशन को भी अंजाम दिया। इसके बाद भारत भी इन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन अब जरूरत है कि अंतरिक्ष में भी इस तरीके के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भारत भी तैनात करे, क्योंकि चीन से खतरा भारत को भी है। तो ऐसे में जरूरत है अपने ही देश में इस तरीके के उपकरण को बनाकर अंतरिक्ष में तैनात करने की। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।